नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। प्रकाश का परावर्तन चल रहा है, रनिंग में है। समतल परावर्तक पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन अपन पढ़ चुके हैं। गोलीय दर्पण से परावर्तन अपन पढ़ रहे हैं। इसमें प्रतिबिंब का निर्माण, चिन्ह परिपाटी। फिर एक टॉपिक मेरे को पहले लेना पड़ा क्योंकि एक लेक्चर में मेरे पास 10 से 12 मिनट का मार्जिन दिख रहा था, तो आवर्धन को मैंने पहले ले लिया। कोई ऐसा खास दिक्कत नहीं, टॉपिक की जगह टॉपिक है, उस टॉपिक को भी लेना ही था, इससे उसको मैंने थोड़ा सा पहले ले लिया, है ना। तो सब अपने को करना ये था दर्पण सूत्र, यानी दर्पण के लिए U, V तथा F के मध्य संबंध, है ना। तो सब अपना जो मुख्य कार्य था वो ये था दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र। क्लियर? यानी दर्पण के लिए, गोलीय दर्पण के लिए ना, गोलीय दर्पण के लिए U का मतलब ध्रुव से बिंब की दूरी, है ना सब। U, V यानी ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, व F के मध्य संबंध, है ना। F के मध्य संबंध। तो सब सीधा सीधा UV-F के मध्य संबंध अपने को दर्पण के लिए बताना है। मैं आपको बता दूं, जैसे आपने आवर्धन का जो लास्ट लेक्चर देखा था उसमें भी देखा होगा, हमें इसमें समरूप त्रिभुजों का समूह तैयार करना होता है ना। समरूप त्रिभुजों का समूह का मतलब, जैसे मान लीजिए अभी ये UV-F का संबंध है, दर्पण के लिए ये सबसे बड़ा टॉपिक है, इससे बड़ा कोई टॉपिक और है ही नहीं। आपने देखा F बराबर R/2, आपने देखा कैसा छोटा सा टॉपिक था। अब इनमें क्या होता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ती है कि आप समरूप त्रिभुजों का समूह कैसे बनाएं। अभी जैसे इसमें 4 समरूप त्रिभुज चाहिए, तो मुझे क्या नाम से इस रिलेशन से मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं अवतल दर्पण बनाऊंगा, फिर अवतल दर्पण में मुझे 4 समरूप त्रिभुजों का जोड़ा देखना पड़ेगा, 2-2 का 2 पेयर देखने पड़ेंगे। जब आप पर 2-2 के 2 पेयर समरूप त्रिभुज के रूप में हो, तो आप दर्पण हो चाहे लेंस हो, कोई सा भी फॉर्मूला हो, त्रिभुजों से सब पकड़ लेते हैं। तो सारा काम इसमें त्रिभुज का है ना। इसलिए आप जैसे मान लीजिए ये है, अपन लेंस में भी करेंगे ऐसा, तो वहां भी देखना, आप यही ध्यान रखूंगा मैं कि त्रिभुज के पेयर बने या नहीं बने, है ना। तो सब अपन अवतल दर्पण से करते हैं पहले, है ना। ये अवतल दर्पण, अब एक अनुमान तो अपने को देखो करना ही पड़ता है ना। ये चित्र सब, ये देखो मैंने अनुमान से बनाया है, मैं बाकी को तो मिटा दूंगा, है ना। ये और चीज को तो मैं मिटा दूंगा। ये थोड़ी सी वक्रता यहाँ पे, चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा गोला बना लेते हैं, उसकी वक्रता कम दिख रही है, यानी वक्रता तेजा ज्यादा दिख रही है। तो एक्यूरेट चित्र बनाने का ये आइडिया है सब। अभी मेरे को बाकी तो मिटा देना है, मेरे को तो दर्पण दर्पण ही रखना है ना। ये सब प्रकाश केंद्र, सॉरी ये वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य की दूरी वक्रता तिजा, और ये मुख्य अक्ष, ठीक है। अब मेरे को बाकी सब मतलब नहीं है। F बराबर R/2 है। F बराबर R/2 का मतलब ये हुआ कि C और O के बीच में लगभग
अपने को मुख्य फोकस दिखा देना चाहिए। ये बिल्कुल क्लियर टाइटल है। अब मुझे एक वस्तु लेनी है ना, ये सब मैंने बिंब ले लिया PQ। मेरा पूरा ध्यान याद है अब कहाँ है? मेरा पूरा ध्यान दो जोड़े समरूप त्रिभुजों के बनने चाहिए, उस पे ही रहेगा, है ना। मतलब बड़ा उसी हिसाब से चलूंगा मैं। तो साहब ये एक तो मैंने ले लिया मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण PM के दो इससे। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरेगी। चलो अभी तक तो किरण जैसी अपनी अपेक्षा है उस हिसाब से चल रही। अब मैं देखो एक बार आपसे बात भी करता जा रहा हूं और मेरे दिमाग में ये सोचता भी जा रहा हूं कि वो दो पेयर मेरे को कैसे मिलेंगे। तो अब दूसरी किरण, जैसे आपने देखा होगा कि आवर्धन में मैंने अगली किरण कहाँ डाली थी? ध्रुव पर। वहां अलग मामला था, वहां मुझे आवर्धन को यानी आवर्धन स्मॉल m को u और v के पदों में लिखना था, तो वहां मैंने अलग आइडिया लगाया था। यहाँ मेरे को UVF का संबंध चाहिए, तो यहाँ मुझे 4 समरूप त्रिभुज चाहिए, है ना। तो सब मैंने प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए एक किरण तो PM ली जो मुख्य अक्ष के समांतर है और परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस पर मिलती है। अब देखो एक और किरण ले रहा हूं और मेरे को लग रहा है मैं सफल हो गया। ये दूसरी किरण मैंने मुख्य फोकस पर आपतित कर दी। जो मुख्य फोकस पर आपतित होगी वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये देखो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समान। तो मैंने किरण नंबर 1 और किरण नंबर 2 के 2 ही रूल ले लिए बस। 2 रूल से आपका प्रतिबिंब निर्मित हो जाता है, यानी 2 किरणें मिली तो प्रतिबिंब का निर्माण आराम से हो रहा है। ये देखो सब साफ दिख रहा है ना कि यहाँ पर P का प्रतिबिंब P' बन गया। तो आपको प्रतिबिंब के निर्माण में 2 से ज्यादा किरणें कभी लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी ना, आपको 2 से ज्यादा किरणें लेनी ही नहीं। ये सब P', क्योंकि प्रतिबिंब सदैव मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, इससे मुख्य अक्ष पर लंब डालो। ये सब अपन मुख्य अक्ष पर लंब डाल देते हैं। ये प्रतिबिंब बन गया वास्तविक P', Q'। अब साहब मेरे को जो चाहिए था वो मुझे दिख गया। मुझे पता पड़ गया कि मेरे पास 4 ऐसे त्रिभुज आ चुके जो समरूप हैं। अब यही चीज मैं लेंस में भी करूंगा। तो ये क्या है, ये चीजें आती है आपके अनुभव से। मैं आपसे बार बार यही तो कह रहा हूं कि आप इसके चित्र को बना के देखिएगा। जब आप इसका चित्र बनाएंगे तभी आपको पता पड़ेगा। जैसे मैं कितना ही समझाऊं, ठीक है मैं तो आपके सामने ही बना रहा हूं, है ना, लेकिन मैं आपको टेक्निक भी समझा रहा हूं कि मैं क्या सोचते हुए बना रहा हूं। अब आप भी जब प्रैक्टिस करेंगे तभी प्रैक्टिस से बैठेगा। तो सब अब बाकी की ये सब चीजें हटा दूं मैं, क्योंकि मेरे को इनसे मतलब न पहले था न है। मेरे को जिससे मतलब था वो मैंने काम कर ही लिया, है ना। तो ये बाकी का जो पोर्शन है इसको हटा देता हूं मैं। लेकिन अपन जानते हैं कि हर जगह दिक्कतें हैं अपनी जगह। अब ये प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे ना। चलो सर, तो देखो सब वापस इरेज करता हूं मैं। चलो हो गया इरेज, इधर ये भी हो गया, ये भी हो जाए प्रेम से तो अच्छी बात है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो देखो अब मैंने दर्पण ही रहने दिया, बाकी सब तो हर चीज क्या बाय एक्सपीरियंस आएगी। अब मैं पूरा गोला बनाता हूँ ताकि मेरा C सही जगह आ जाता है और C का OC का आधा मैं जानता हूँ F होता है, तो चित्र वहाँ परफेक्ट हो जाता है। अब सब त्रिभुज का निर्माण करने के लिए 2 किरणें लिए अपन ने प्रतिबिंब का निर्माण, एक तो PM और एक अपन ने ली PN, है ना। इसको तो पहले सब फिर रचना वगैरह समझा दे फिर बात करेंगे, है। तो प्रतिबिंब निर्माण हेतु हमने दर्पण पर 2 किरणें आपतित की, एक PM एक PN, है ना। PM परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पे मुख्य फोकस से गुजरती है
पीएन मुख्य फोकस पर आपतित है, इसलिए परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। प्रतिबिंब पी डैश क्यू डैश मुख्य अक्ष के लंबवत प्राप्त होता है। अब देखो, त्रिभुज का निर्माण करने के लिए हम बिंदु M और N को मिलाते हैं। देखो साहब, अल्टीमेटली वही चीज चाहिए आपको। ये बिंदु M और N को आप मिलाते हैं, ध्यान से समझना सब, है ना। ये M और N आपने मिलाया, तो यहां दर्पण पे एक बिंदु और क्रिएट हो गया, इसको मैं कह दूं R। अगर दर्पण का द्वारक छोटा हो, द्वारक को अगर आप छोटा माने, तो R और O इनको हम संपाती मान सकते हैं, संपाती मान सकते हैं, है ना। तो साहब ये कब मान सकते हैं? जब द्वारक छोटा हो, है ना। तो ये भी लिखी दो, जब इतनी सी बात रहेगी तो, जब द्वारक छोटा हो तो R को O के संपाती मान सकते हैं। तो ये सब अपन ने M और O को मिलाकर त्रिभुज की रचना की, है ना। उससे मुख्य अक्ष पर एक बिंदु और क्रिएट हो गया R। क्योंकि अपन द्वारक छोटा मानते हुए चल रहे हैं, तो जब दर्पण का द्वारक छोटा मान रहे हैं तो फिर R और O को संपाती मान सकते हैं। मतलब मैं R से ले जाने वाली दूरियां O से लूंगा। ये तो होगी रचना। अब देखो काम वो ये ले दे के मेरे पास, मैं ये दो त्रिभुज उठाऊंगा साहब, सब चीजें आपके सामने बिल्कुल खुल के बता रहा हूं मैं, है ना। देखो सब, त्रिभुज पी एफ क्यू, त्रिभुज पी एफ क्यू व त्रिभुज दूसरा आर से एन आर एफ, है ना, त्रिभुज एन आर एफ में। अब एक त्रिभुज में तो देखो आपको सिद्ध समझाना पड़ेगा समरूपता, दूसरे में डायरेक्ट लिख देंगे। चलो साहब, इन दोनों त्रिभुज में देखो, कोण पी एफ क्यू, कोण पी एफ क्यू बराबर कोण एन एफ ओ, एन एफ ओ, क्योंकि शीर्षाभिमुख है। ये दोनों क्यों बराबर होंगे? क्योंकि शीर्षाभिमुख है ना, शीर्षाभि चलो समझ ना, शीर्षाभिमुख है, ठीक है ना। तो ये साहब ये दोनों कोण बराबर होगी क्योंकि शीर्षाभिमुख है। चलो, है ना। नेक्स्ट, तथा कोण पी क्यू एफ, पी क्यू एफ बराबर कोण एन आर एफ, एन आर एफ, बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री। दो कोण बराबर है सब, है ना। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो आप एक बार समझा दीजिए, उसके बाद कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, है ना। अतः त्रिभुज पी एफ क्यू व त्रिभुज, है ना, एन आर एफ समरूप है ना। अब त्रिभुज समरूप है तो स्वाभाविक है क्षैतिज दूरियां, तो त्रिभुज समरूप है तो भुजाओं के अनुपात समान होने चाहिए। अगेन टेक्निक, देखो मैं आपको बताऊं, बरसों बरस तक इन चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बरसों बरस तक टेक्निक और ट्रिक का सवाल है ना। अब अपना जो संबंध है, ये दूरियां तीनों की तीनों क्षैतिज है, ऊर्ध्वाधर नहीं है। तो अपने को ऊर्ध्वाधर दूरियों के द्वारा क्षैतिज दूरी के संबंध तक पहुंचना पड़ेगा। क्षैतिज दूरी का संबंध का मतलब यूवी व एफ के मध्य संबंध में पहुंचने के लिए अपने को ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों का सहारा लेना पड़ेगा। ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों को फिर लुप्त कर देंगे, यानी विलोपित कर देंगे, यानी गायब कर देंगे, यानी मान रख देंगे, और संबंध आ जाएगा
क्षैतिज दूरियों का जो अपने को चाहिए, यूवीएफ का संबंध है ना। तो देखो टेक्निक है, टेक्निक से परे कुछ भी नहीं है ना। अब देखो इसमें पहले मैं लूंगा ये वर्टिकल डिस्टेंस है ना, देखना आप, भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए, तो एनआर है ना अपॉन पी क्यू है ना। ये तो मैंने कौन सी भुजाएं ले ली, वर्टिकल है ना, ऊर्ध्वाधर। मुझे ये चाहिए ही नहीं, ये तो मुझे गायब करनी है पर जानबूझकर है ना। अब आ जाओ क्षैतिज दूरी, इधर इस त्रिभुज में, अब मैंने कहा ना आर की जगह में ओ लूंगा ना, इधर क्षैतिज दूरी ओ एफ और इधर क्षैतिज दूरी क्यू एफ, ये हुई ना। अब देखो क्योंकि अपन जानते हैं एन आर इज इक्वल टू क्या है, पी डैश क्यू डैश। देख लो एन आर किसके बराबर है, ये आयत बन रहा है ना, रेक्टेंगल है, तो ये और ये दोनों बराबर है, एन आर इज इक्वल टू पी डैश क्यू डैश है ना। इसलिए एन आर की जगह क्या लिख दूं, पी डैश क्यू डैश अपॉन पी क्यू। अब क्योंकि मैं आपको पढ़ा ही चुका हूं आवर्धन, तो आप आवर्धन से समझ लो। आवर्धन का मतलब प्रतिबिंब बटा बिंब, पढ़ा है ना लास्ट लेक्चर में। तो प्रतिबिंब अपॉन बिंब को अपन कहते हैं आवर्धन, है ना। तो सब आप उसी से समझ लो कि मैं आवर्धन ले रहा हूं, प्रतिबिंब बटा बिंब, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, है ना। तो आवर्धन ले लो आप, तो प्रतिबिंब बटा बिंब, प्रतिबिंब भी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है, बिंब भी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है। तो देखो प्रतिबिंब बटा बिंब मैं अपने जहन में ऐसे ही याद रखता हूँ आवर्धन, है ना। इसीलिए तो मैंने पहले ये ट्राइंगल लिया एन आर, है ना, फिर ये वाला लिया क्योंकि मुझे पी डैश क्यू डैश अपॉन पी क्यू चाहिए। मुझे जहां तक आप कह रहे हो कि मैं कैसे याद रखता हूँ, तो मैं सीधा सीधा सोचता हूँ आवर्धन, और मैं एक तरफ वर्टिकल डिस्टेंस यानी ऊर्ध्वाधर दूरियां ले आया और इधर क्षैतिज ले आया, है ना। ओ एफ और क्यू एफ क्षैतिज दूरियां हैं, ओ एफ व क्यू एफ ये क्षैतिज दूरियां। इस समीकरण को आप कर दें क्लोज। अब सब दूसरे में आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है ना। इसी प्रकार में देखो आप, ये देखो 3 और ये 4, ये दोनों भी समरूप त्रिभुज। अब आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो सब इसी प्रकार त्रिभुज कौन कौन सा है, सब पी डैश क्यू डैश एफ दिख रहा है आपको, पी डैश क्यू डैश एफ है ना, मैंने 3 लिख रखा है देखो। और त्रिभुज व त्रिभुज दूसरा कौन सा है, एम आर एफ है ना, एम आर एफ समरूप हैं। क्लियर साहब। तो सब एक में बताना पड़ता, दूसरे में बताने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अब स्वाभाविक ये भी समरूप है। एक बार आपने ऊपर समरूपता को समझा ही दिया कि समरूपता को हम ऐसे देखते हैं, तो ये भी समरूप है, तो स्वाभाविक भुजा का अनुपात समान होना चाहिए। अब मैं वापिस देखो वही प्रतिबिंब बटा बिंब भी करूंगा। देखो सब त्रिभुज 3 में देखो, 3 में देखो पी डैश क्यू डैश, ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। इधर देखो 4 में देखो, 4 में आप देख के समझ रहे हो अपॉन एम आर। अब आप देख लो ना एम आर किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है। तो वापिस वही चीज ले आया ना मैं, प्रतिबिंब बटा बिंब। ये ऊर्ध्वाधर दूरियों को या ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों को मैं अभी लुप्त कर दूंगा, गायब कर दूंगा। अब राइट साइड में आ जाओ क्षैतिज जो मुझे चाहिए। क्षैतिज दूरी देखो सब पी डैश क्यू डैश, क्षैतिज दूरी बोलो क्यू डैश एफ, ये देखो क्यू डैश एफ अपॉन इस वाले ट्राइंगल में क्षैतिज दूरी बोलो ओ एफ है ना, आर एफ की जगह क्या लिख रहे हैं ओ एफ। अब क्योंकि हम जानते हैं एम आर किसके बराबर है, पी क्यू के,
चित्र में आपको साफ दिख रहा है, ऊपर आयत बन रहा है, इसलिए है ना P डैश Q डैश अपॉन PQ इज इक्वल टू Q डैश F अपॉन OF, है ना। ये सब समीकरण नंबर 2। तो आप टेक्निक अगर समझ चुके हो तो समझ लो कि आप मेरे से अभी लेंस के संबंध में, या लेंस के लिए आप कहें यूवीएफ का संबंध, तो मैं लेंस के लिए भी यूवीएफ का संबंध आपको बता दूंगा, है ना। क्यों? क्योंकि मुझे संबंध से पता नहीं रहता, मेरे को याद है कि मेरे को तो समरूप त्रिभुज किरण चित्र से डेवलप करने हैं। यूवीएफ का संबंध कहोगे तो मैं लेफ्ट साइड में, या आपके हिसाब से आपके लेफ्ट में मैं वर्टिकल डिस्टेंस यानी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई यानी आवर्धन ले लूंगा, प्रतिबिंब बटा बिंब, और राइट हैंड साइड में मैं क्षैतिज दूरियां ले लूंगा, क्योंकि मैं ये जानता हूं यूवीएफ ये सभी क्षैतिज दूरियां हैं, और आपने संबंध क्षैतिज दूरी में पूछा है। तो समीकरण 1 व 2 से, है ना। अब यहाँ स्पेस मिल नहीं रहा, और अपन थोड़ा बहुत डाल भी देंगे इधर, तो ले दे के दूसरे पन्ने पे तो जाना ही पड़ेगा, इसलिए अपन काय को कंजस्टेड हो, अपन सेकंड पेज पे चल जाते हैं, है ना। अब मैं लिखूंगा 1 व 2 से, तो 1 में भी आप देखो और 2 में भी, यहाँ भी P डैश Q डैश है और 2 में भी P डैश Q डैश है। तो P डैश Q डैश अपॉन PQ, P डैश Q डैश अपॉन PQ को लुप्त कर दो, जो करना ही था, प्लान ही ये था। तो ये एक बार तो यहाँ लिख देता हूं, समीकरण 1 व 2 से, है ना, 1 व 2 से। अब इधर तो रह गया OF अपॉन QF, है ना, और इधर रह गया Q डैश F अपॉन OF, है ना। ये समीकरण नंबर 3। अब देखो क्षैतिज दूरियां हमेशा कहां से लेनी पड़ती हैं? O से। OF तो नप जाएगा डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। Q डैश F कैसे? Q डैश F कहां से स्टार्ट है? बीच में से स्टार्ट है, और दूरियां कहां से लेनी पड़ती हैं? O से, है ना। ऐसे QF का चक्कर है, QF कहां से स्टार्ट है? O से तो स्टार्ट नहीं। तो सभी क्षैतिज दूरियों का जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो ध्रुव से है, तो आपको सबको ध्रुव से लेना पड़ेगा। अब देखते जाओ सब, है ना। अब सबसे पहले OF, है ना, तो मैं उसको संबंध को इधर ले आता हूं, OF इज इक्वल टू QF बराबर Q डैश F अपॉन OF, है ना। वो समीकरण जो 3 है उसको यहाँ शिफ्ट कर दिया मैंने, वो वहां पे लिख रही है ना, ऐसी कैसी यहाँ शिफ्ट कर दी। अब OF जो आपको दिख रहा है वो चिन्ह सहित रखो। OF आपतित किरण के विपरीत है, OF, है ना। आपतित किरण के विपरीत है तो -F लिखोगे। O से फोकस, मुख्य फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो दिखाते जा रहा हूं आराम से, क्योंकि OF इज इक्वल टू -F। -F क्यों है? क्योंकि आपतित किरण के विपरीत है। अब आ जाओ QF, है ना। QF को क्या लिखेंगे देखते हैं सब। इधर आओ, आराम से चित्र को देखो। QF, अब QF बीच की डिस्टेंस ये डायरेक्ट नापी नहीं जा सकती, तो क्या लिखोगे इसको? OQ माइनस OF। देख लो आप, OQ में से OF घटा दो, क्या बच जाएगा? QF हो जाएगा, है ना। आराम से चित्र देखो तो सब OQ में से क्या घटा दो? OF घटा दो, है ना। OQ क्या है साहब? सीधी सी बात है, ध्रुव से बिंब की दूरी है, U है, इधर ही आ रही है सारी दूरियां, और जो आपतित किरण के विपरीत होंगी वो सब क्या होंगी? नेगेटिव होंगी। तो इधर ही आ रही है टोटल, है ना। तो इधर आ रही है तो -U, OQ यानी ध्रुव से बिंब की दूरी, U से पुकारी जाता है इसको, U से बताते हैं, और ये U किस में आ रहा है? नेगेटिव में, है ना। तो सब आ जाओ नेक्स्ट पेज पर। थोड़ा सा बीच बीच में दिक्कत आती है,
ये माइनस यू और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। फोकस तो माइनस में ना। चलो सब, अब क्या बचा, क्यू डैश एफ। क्यू डैश एफ को देखते हैं सब। क्यू डैश एफ भी मध्य की दूरी है, ये भी डायरेक्ट नहीं ली जाती, तो इसको क्या लिखें, ओ क्यू डैश माइनस ओ एफ। ओ क्यू डैश में से ओ एफ घटा दो, क्यू डैश एफ आ जाएगा। सारा ज्योमेट्री पर है सब आधारित काम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। एक मिनट, हाँ, ओ क्यू डैश में से ओ एफ घटा दें। अब यहां पर ठीक है, ओ क्यू डैश तो सभी नेगेटिव इसमें, तो देख लो आप, ओ क्यू डैश आपतित किरण के विपरीत, यानी ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, वी नेगेटिव है। वही ओ पहले पढ़ा करो, क्यू बाद में पढ़ा करो, तो ओ क्यू डैश पढ़ो, माइनस में आ रहा है ना। तो सब यहां पर ये माइनस वी, फोकस दूरी तो माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस। तो सब अपने पास सभी डिस्टेंसेज अपन ने ले ली और चिन्ह सहित मान रख लिया। ये देखो है ना, ये चिन्ह सहित सबके मान है। हालांकि मैं आपको बता दूं, आप में से जो कोई बच्चा एकेडमिक में है, तो एकेडमिक में जो बच्चा है, यानी जो भी रनिंग में 12वीं कर रहा है, उस बच्चे को अगर चिन्ह परिपाटी में थोड़ी कहीं तकलीफ हो रही हो बाय द वे, तो उस बच्चे के लिए मैं एक सलाह देता हूं कि वो टेंशन न ले। अवतल दर्पण में यू वी एफ तीनों नेगेटिव हैं, तीनों नेगेटिव हैं, तो चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल किए बिना भी फॉर्मूला वही आएगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी। दोबारा समझाता हूं कि कई बच्चे चिन्ह परिपाटी से थोड़ा सा चिढ़ते हैं, थोड़ा उनको हो सकता है समझ में कम आता होगा, ऐसा मैं समझता हूं, है ना। तो जिन बच्चों के साथ इस तरह की समस्या है, उन बच्चों को मेरी सलाह है कि वो इरिटेट ना हो। अवतल दर्पण से मैंने बताया, अवतल दर्पण में देखो U नेगेटिव है, V नेगेटिव है और F नेगेटिव है, तो अवतल दर्पण में तो तीनों ही नेगेटिव हैं, तीनों ही नेगेटिव हैं। तो अगर आप चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल भी ना करो तो भी आपकी जो समीकरण आएगी वो बिल्कुल सही आएगी, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। तो जो बच्चे चिन्ह परिपाटी से थोड़ा सा भी भाग रहे हैं दूर, हालांकि मैं भागने नहीं दूंगा, मैं भी न्यूमेरिकल वगैरह में इनमें पकड़ लूंगा। इसके जैसे न्यूमेरिकल वगैरह आप करोगे ना, तो न्यूमेरिकल वगैरह में चित्र आपको प्रॉम्प्ट होना चाहिए, चित्र के एजम्पशन बिना आप न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। रख दें साहब सभी मान 3 में, तो सब 3 से 3 में रखो खटाखट। ओ एफ रख दिया अपन ने माइनस एफ अपॉन क्यू एफ ये रहा माइनस यू प्लस एफ बराबर ओ एफ अगेन, सॉरी ओ एफ तो माइनस वी प्लस एफ है ना, ये रख दिया सब ये वैल्यू क्यू डैश एफ की है ना, और ये माइनस एफ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, एफ से एफ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया प्लस एफ स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई करें, यानी माइनस यू प्लस और माइनस वी प्लस एफ, ठीक है साहब, कर लो खटाखट, कोई बड़ी बात नहीं। एफ स्क्वायर ये यू वी हो गया, ये माइनस वी एफ हो गया, ये माइनस यू एफ हो गया, और ये प्लस एफ स्क्वायर हो गया। वो आप मल्टीप्लाई कर ही लेंगे, ऐसी कोई इसमें विशेष बात नहीं है। क्या कैंसिल होता है साहब, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, बाकी को अरेंज कर लो, 2 पद माइनस में है और 1 पद प्लस में है, तो शिफ्ट कर लो, है ना। शिफ्ट में ये लो सब, यू वी इज इक्वल टू यू एफ प्लस वी एफ, ये शिफ्टिंग कर ली। अब सब समीकरण में, है ना, यू वी एफ का भाग देने पर, है ना, समीकरण में यू वी एफ का भाग दो, इधर यू वी एफ का भाग दोगे तो 1/f
ठीक है, इधर यूवीएफ का भाग दोगे तो 1/v और इधर यूवीएफ का भाग दोगे तो 1/u, है ना साहब। तो साहब ये दर्पण सूत्र कहलाता है। और मैंने आपको ये कल वाले लेक्चर में भी दिखा दिया था, है ना। कल वाला लेक्चर जो अपन ने किया था तो उसमें भी मैंने आपको दिखा दिया था यूवीएफ का दर्पण के लिए संबंध है, क्योंकि आवर्धन जब पढ़ाया था मैंने तो आवर्धन में आपको सारी चीजें बता दी थी। वही समरूप त्रिभुज, अब यहाँ पे देखो चित्र अलग बनाया है ना। तो ये चीज तो बाय प्रैक्टिस है ना, ये चीज तो आप प्रैक्टिस से ही सीख पाएंगे कि चित्र अपन अलग अलग जगह अलग अलग कैसे बना देते हैं, ये किस तरह की क्रिएशन है। तो ये चीज तो बाय एक्सपीरियंस ही आप कर पाएंगे, ऐसे नहीं कर पाएंगे ना। तो भाई आप तो क्या नाम से ध्यान रखिए कि आपको प्रैक्टिस करनी है। नहीं तो देखो रेखीय आवर्धन में ये चित्र बनाया और अभी जब अपन ने यूवीएफ का संबंध लिया तो यूवीएफ के संबंध में ये चित्र बनाया। यहाँ मैंने आपको बता ही दिया था, मेरे चित्र बनाने के पीछे जो तर्क था वो तर्क यही था कि मैं 4 समरूप त्रिभुज का सेट तैयार करूंगा। फिर देखो आपके सामने ले लिया मैंने जो भी है। अब ये एग्जाम में आए थे तो इनमें क्या दम है आप समझ ही होंगे, सिंपल। अब अगर मान लो, हालांकि ऐसा कहते नहीं है, लेकिन अगर सपोज उत्तल दर्पण से भी ये संबंध लेना हो, वैसे तो देखो ये जो सूत्र है वो उत्तल और अवतल दोनों के लिए एक है ना। सूत्र में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप जब इसका यूज करोगे तो यूज करना है तो आपको तो चिन्ह परिपाटी लगानी पड़ेगी, चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये सूत्र दोनों के लिए सत्य है, उत्तल के लिए भी अवतल के लिए भी। उत्तल में भी करते आप तो वहां भी देखो ट्राइंगल आपको ऐसे ही जनरेट करने पड़ेंगे। मैं चित्र बना के दिखाता हूँ ना, 1 मिनट। ये चित्र नहीं ले रहा इसलिए देखो मैं कल जस्ट फिगर बना के दिखाता हूँ। ये अपन उत्तल का बनाते हैं, है ना। वापिस ड्राइव करने की तो कोई जरूरत नहीं है, पर आपको बता दूंगा कि वही ट्राइंगल यहाँ भी आपको दिखेगा, है ना। उत्तल का चित्र इसलिए भी बना देता हूँ ताकि आपको क्या है कि उत्तल वाले में तो देखो कठिनता आएगी ही ना। ये इसका वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र के आधे पर फोकस। इसमें प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है, छोटा बनता है ना। तो इसमें तकलीफ आती है ना, इसलिए आप उसको संभल के रहो कि ऐसा होगा, ठीक है। 1 मिनट, पेन उठ जाए मेरे से तो पेन उठ जाए तो मैं काम कर लूं, ठीक। ये देखो सब ट्राइंगल यहाँ भी बनेंगे। ये PQ, इसमें आप कितना ही बड़ा, है ना, आप कितना ही बड़ा वस्तु ले लो, बिंब ले लो, प्रतिबिंब हमेशा छोटा सा ही बनेगा। एक किरण तो आप वही मुख्य अक्ष के समांतर वाली लो, जो मुख्य अक्ष के समांतर है। ये तो PM बोल दो इससे, है ना। तो सब ये वही PM ले ली मैंने जैसे वहां ली थी, है ना। परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से आती हुई दिखेगी, ये मुख्य फोकस से आती हुई दिखेगी, ठीक है। अब आप दूसरी किरण जैसे वहां ली थी आपने, मुख्य फोकस पर डालेंगे आप, है ना। ये दूसरी किरण मुख्य फोकस पर आप डालेंगे। ये देखो इसमें ट्राइंगल बहुत छोटा बनेगा साहब, है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप, क्लियर। जिसको आप मुख्य फोकस पर डालेंगे वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, वो आपको यहां से आती हुई दिखेगी। भाई पेन दे दे क्योंकि कलर चाहिए मुझे। यस मिल गया, है ना। ये आपका P' बन गया, क्लियर। और ये आपने P' Q' प्रतिबिंब बना दिया जो मुख्य अक्ष के सदैव लंबवत होता है ना। अब यहाँ पर ट्राइंगल बहुत छोटे से बनते हैं, बहुत छोटे से, ठीक है। अब यहाँ पे ट्राइंगल क्रिएट करने के लिए एक तो आपने ये ले लिया PM और एक ये PN, ये 2 किरणें ले ली।
यहां पर आप ट्रायंगल क्रिएट करेंगे क्योंकि आपको, एक मिनट, आपको यहां पर भी यूवीएफ का संबंध चाहिए और यहां पर भी वही पी डैश क्यू डैश से आप चलेंगे। तो देखो अब ट्रायंगल आप कैसे बनाएं, आपको वही दर्पण का द्वारक छोटा मानकर और एम से लंब डालना पड़ेगा, है ना। देखो साहब करता हूं मैं कोशिश, एक मिनट, है ना। ये इसको यहां ले लेते हैं, ये यूं एक ट्रायंगल तो अपने को देखो ये दिख जाएगा। ये इसको अपन दर्पण का द्वारक छोटा मानेंगे तो ये सरल रेखा बन जाएगा, है ना। ये सरल रेखा बन गया, तो ये सरल रेखा बना तो इसको समकोण करना पड़ेगा 90 डिग्री पर, है ना। समकोण मानना पड़ेगा, तो एक ट्रायंगल तो ये और एक ट्रायंगल ये, इससे नहीं बैठेगा। एक ट्रायंगल तो बनेगा इससे, वो छोटा सा बन रहा है साहब, पी डैश क्यू डैश एफ दिख रहा है आपको। और दूसरा ट्रायंगल आपसे बनेगा पी डैश क्यू डैश एफ, है ना। चलो इसमें मैं बनाता हूं थोड़ा सा एक्सपोज करके। अभी उत्तल दर्पण ले आप, तो उत्तल दर्पण में भी उसी तरह से समरूप त्रिभुजों का सेट बनाएंगे। ये भी आपको एक्सपीरियंस से पता पड़ेगा कि अब समरूप त्रिभुजों का सेट बनाने के लिए कौन सी किरणें आपको चित्र में लेनी है। ये मैंने आपसे कह दिया कि एक्सपीरियंस से ही पता पड़ेगा, तो आपको चित्र बनाते रहना है। अब सब मैं इतना बड़ा डेरिवेशन नहीं करूंगा, लेकिन आपको उत्तल दर्पण से वही दो समरूप त्रिभुजों के पेयर मतलब जोड़े वो बना के मैं आपको दे देता हूं, है ना। तो दो समरूप त्रिभुजों के जोड़े बना के मैं दूंगा, फिर आप समझ जाएंगे कि जैसे आपने यहाँ किया है वैसे वहां करना पड़ेगा। अब देखो सब, है ना, मैं ये बना देता हूं और ये गोला मैं क्या है वक्रता केंद्र की वजह से ले लेता हूं। ये थोड़ा सा इसमें घुमाव दे दूं, है ना। चलो ये वक्रता केंद्र और ये मुख्य अक्ष, तो ये सेंटर, यही वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव है। लगभग मध्य में आप एफ को ज्यूम कर लिया करो, है ना। उत्तल दर्पण है तो अंदर की तरफ पुताई कर दें, है ना। ये अंदर की तरफ अपन पेंट दिखा दें, बाकी आउटलाइंस को बाद में मिटा देंगे। ये चित्र कंजस्टेड होता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार, दो बार, तीन बार। अवतल दर्पण में तो दिक्कत नहीं होती, उसमें तो एक बार में ही काम हो जाता है। तो मैं आपको जो भी रिलेशन दिखा रहा हूँ अवतल दर्पण से दिखा रहा हूँ। उत्तल दर्पण से थोड़ी सी आभासी और हमेशा प्रतिबिंब के छोटे बनने के कारण चित्र में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन सी लगती है ना। इसमें आप बिंब कितना ही बड़ा लो, प्रतिबिंब छोटा, आभासी सीधा ही बनेगा। तो ये साहब मैंने ले लिया बिंब पी क्यू, ठीक है। अब समरूप त्रिभुज का सेट बनाना है अपने को। तो एक किरण तो अपन ने ले ली मुख्य अक्ष के समांतर, इसको पी एम ही बोल देते हैं, है ना। ये सब पी एम। मैं कलर अलग अलग लेकर क्लियरिटी लाने की कोशिश करूंगा। जो मुख्य अक्ष के समांतर होगी वो मुख्य फोकस से आती हुई दिखेगी। ये मुख्य फोकस से आती हुई दिखेगी। अब ये किरण चित्र, थोड़ी सी किरणें सीधी बनेंगी तो परफेक्शन आ जाएगा। चलो साहब, ये मुख्य फोकस से आती हुई दिखेगी। एक किरण तो ये होगी। अब एक किरण आप लो वक्रता केंद्र पर आपतित, तो यहां समरूप त्रिभुज के दो के दो पेयर बन जाएंगे। ये देखो, अब ये किरण में डाल रहा हूं वक्रता केंद्र पर, वहीं डालिए। जिस किरण को अपन वक्रता केंद्र पर डालते हैं तो अपन जानते हैं वक्रता केंद्र और दर्पण पर स्थित बिंदु को मिलाने वाली रेखा सदैव विलंब का कार्य करती। तो ये किरण
उसी दिशा में लौट कर आ जाएगी, यानी P का प्रतिबिंब P डैश यहां बनेगा, आभासी होगा, है ना। आभासी तो सीधा है, प्रतिबिंब सदैव मुख्य अक्ष से लंबवत होता है, तो P डैश से आप मुख्य अक्ष पर लंब डाल दो, बहुत छोटा सा त्रिभुज बनता है साहब ये, P डैश Q डैश। अब यहां पे ये त्रिभुज बहुत छोटा है, ठीक है। अब आपको वही दो समरूप त्रिभुज के सेट तैयार करने, उन सेट के द्वारा ही आपको ये रिलेशन निकालना UVF का, ठीक है। तो अब देखो आप, मैं आपको समझाता जाता हूं और यहां पर समरूप त्रिभुजों का सेट बनाता हूं, है ना। अब देखिए आप, त्रिभुज, ये इधर आउटलाइन मिटा दूं मैं, है ना, क्योंकि अपना चित्र तो बन ही गया, तो इस आउटलाइन की अपने को अब जरूरत नहीं रहती। ये आउटलाइन इसलिए बना देते हैं अपन कि ताकि अपने को वक्रता केंद्र परफेक्ट जगह पर दिख जाए, जहां पर वक्रता केंद्र दिखना चाहिए वो वहीं दिख जाए परफेक्टली, इसलिए ऐसा बना देते हैं, बाद में मिटा दो बोले। अब देखना, ध्यान से देखना आप, त्रिभुज PQC दिख रहा होगा आपको साहब, वह त्रिभुज P डैश Q डैश C समरूप है ना। ये साहब एक सेट कंप्लीट हो गया समरूप त्रिभुज का। जब त्रिभुज समरूप है तो मैंने आपको क्या रखा है कि साहब लेफ्ट साइड में आप ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों का अनुपात ले लें, यानी P डैश Q डैश अपॉन PQ, यानी आवर्धन ले लें, ठीक है साहब। तो PQC और P डैश Q डैश C ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं, दोनों में दो कोण बराबर हैं, साफ दिख रहे हैं। एक कोण तो दोनों में कॉमन ही आ गया ना, PCQ P डैश C Q डैश, और 90 डिग्री मुख्य अक्ष से हैं, इससे तो दो कोण बराबर हो गए, तो ये दोनों समरूप होंगे। अब आपको वहां की तरह ही, है ना, जैसे अपन ने वहां क्या कहा था, यदि दर्पण का द्वारक छोटा है ना। अब दर्पण का द्वारक छोटा है तो M से और एक लंब डाल दो, ये देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये मुख्य अक्ष पर ये वही बिंदु आ जाएगा R, ठीक है ना। दर्पण का द्वारक छोटा, जैसे अपन ने इसमें भी करा था, है ना, आप इसमें भी देख लीजिए, ये देखो M से R, ये लंब डाला था ट्राइंगल बनाने के। दर्पण का द्वारक छोटा है तो अपन ने कहा था R और O संपाती होंगे, तो सब वह बात यहां भी आपको इससे लिखनी कि R और O संपाती होंगे, यानी आप R के बजाय दूरी O से ही लेना, ठीक है। अब देखो फिर आप ध्यान से, त्रिभुज है ना MRF, वह त्रिभुज P डैश Q डैश F, P डैश Q डैश F समरूप हैं, देख लो आप। अब ये ट्राइंगल बहुत छोटा है, P डैश Q डैश F, है ना, लेकिन अब आपके पास, जैसे अपन ने अवतल दर्पण में समरूप त्रिभुज के दो सेट बनाए थे, वैसे यहां भी ये दो त्रिभुजों के सेट, इसमें लेफ्ट साइड में ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयां ले लोगे आप, मतलब P डैश Q डैश, और राइट साइड में, क्योंकि अपना जो UVF का संबंध है, UVF क्षैतिज दूरियां हैं, तो राइट साइड में आप क्षैतिज दूरियां लेना। इसी प्रकार दूसरा ट्राइंगल आपने जो सेट बनाया MRF, वह P डैश Q डैश F, इसमें भी लेफ्ट साइड में ऊर्ध्वाधर वही आवर्धन, यानी P डैश Q डैश अपॉन PQ, P डैश Q डैश की जगह आएगा MR, MR की जगह PQ की जगह आएगा MR, MR की जगह आप PQ लिख ही दोगे, क्योंकि M और MR बराबर PQ।
तो यहाँ भी लेफ्ट साइड में वही पी डैश क्यू डैश और राइट साइड में वही क्षैतिज दूरियां, यानी एग्जैक्टली यहाँ पे आपको दिखाया था। ये देखो इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में। फिर आप इन दोनों को लुप्त कर दोगे, जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयां हैं उनको गायब कर देना। ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों को गायब कर दोगे तो जो संबंध बचेगा वो क्षैतिज दूरियों के बीच बचेगा, जो आपको यूवीएफ का संबंध देगा, है ना। तो ये मैंने उत्तल दर्पण का भी चित्र कंप्लीट कर दिया। अवतल से तो मैंने पूरा डेरिवेशन किया ही है जो आपके सामने है। तो सब कहने का मतलब, हालांकि ऐसे पूछते तो नहीं है कि साहब फला दर्पण से बताओ, सिंपली वो कहते हैं कि यूवीएफ का या दर्पण सूत्र या दर्पण समीकरण, 3 नाम है यूवीएफ में, संबंध, दर्पण समीकरण और दर्पण सूत्र, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके उत्तल का भी कंप्लीट हो गया, यहाँ भी वही सेट। अभी आपको होमवर्क है, आप यहाँ भी वैसे ही करो, फॉर्मूला सेम आएगा, ये फॉर्मूला दोनों के लिए कॉमन होगा, ठीक है साहब। तो ये तो काम अपना यूवीएफ के संबंध का खत्म हो जाता है। मैं चित्र के सामने से एक बार हट जाता हूँ। चित्र में समस्या रहेगी क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव छोटा ही बनता है, चाहे आप बिंब कितना ही बड़ा लो। इसीलिए आपने देखा होगा कि हर वाहन का जो साइड ग्लास होता है, जिससे आप पीछे के ट्रैफिक को देखते हैं, हर वाहन का साइड ग्लास उत्तल दर्पण ही होता है। इसलिए कि पीछे का जो विस्तार रूपी यानी बहुत बड़ा जो ट्रैफिक है वो छोटा, स्पष्ट, चमकीला ड्राइवर को दिख जाए, है ना। तो इसमें यही समस्या है, सब कुछ साफ दिखेगा लेकिन बिंब से बहुत छोटा। क्लियर। अब इसके बाद में आपको, जैसे मैंने आवर्धन आपको पढ़ाया था, है ना, तो मैंने कहा था ना आवर्धन मुझे इसलिए पढ़ाना पड़ा कि उस लेक्चर में मेरे पास गैप बच नहीं रहा था समय का। तो मैंने कहा यार अब गैप नहीं बच रहा तो एक छोटा सा टॉपिक ले लें। तो आवर्धन में मैंने, रेखीय आवर्धन में वो टॉपिक कंप्लीट हो गया ना। तो सब रेखीय आवर्धन में आपको दर्पण के लिए ये बता दिया था मैंने, स्मॉल m बराबर -v/u, है ना। ये फॉर्मूला अपन ने बना दिया था, यानी रेखीय आवर्धन को अपन ने u और v के पदों में दिखा दिया था। मैं आपको दिखा दूं, इसी में सेव है वो मेरे पास, है ना, बोर्ड पर। तो ये मैंने लेक्चर 3 लिया था, तो ये है ना। अब मैंने आपसे कहा था कि आवर्धन को आपको v और f के पदों में भी लिखना होगा, u और f के पदों में भी जरूरत पड़ सकती है। तो अब तो ये फॉर्मूला मैं ड्राइव कर चुका, पहले मैंने ड्राइव नहीं किया था, इसलिए मैंने बस आपसे कह दिया कि इससे कर लेना। अब इससे कैसे कर लेना, तो मैं आपको दिखा देता हूं कि हमें आवर्धन को v और u के पदों में भी जानना है ना, आवर्धन को v और f के पदों में भी जानना है। तो वह सब हम कैसे कन्वर्ट करें, तो आप देख रहे, मैं आपको भी दिखा देता हूं, है ना। तो ये पेंडिंग टॉपिक, इसको करेक्ट करके दिखाता हूं। अब जैसे आवर्धन हमें चाहिए u व f के पदों में, है ना, u व f के पदों में, ठीक है। आपको v/u बना लेना, तो आपके पास संबंध आ गया 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। u f के पदों में चाहिए तो u का गुणा कर दो समीकरण में, u से मल्टीप्लाई करो समीकरण को, u/f u/v और प्लस 1, है ना। यानी आपको तो माइनस चाहिए तो इसको इधर शिफ्ट कर दो, इसको उधर ले जाओ, -u/v, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको इधर ले आए और इसको उधर ले जाओ, -u/f, है ना। यानी जिसके पदों में चाहिए उसी से गुणा करना। जैसे मेरे को
u व f के पदों में तो मैंने समीकरण को किससे मल्टीप्लाई किया, दोनों तरफ u से मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, है ना। तो अब जो देखो ये मेरे पास u और f के पदों में आने वाला है, ठीक है। इसको सब एलसीएम ले लें तो ये हो गया f माइनस यू अपॉन f, ठीक है सर। अतः अब इसको उल्टा कर दें, माइनस वी अपॉन यू, ये आ गया माइनस वी अपॉन इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू। और इसको अपन एक से क्या लिख सकते हैं, m, तो एक से अभी आ गया m इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू। तो सब आवर्धन u और f के पदों में आ गया, आवर्धन u और v के पदों में आ गया। अब आपको आवर्धन चाहिए v व f के पदों में, ठीक है ना। चलो सब b, है ना। अब आवर्धन चाहिए हमें v व f के पदों में, ठीक है सर। सब एवरीथिंग, अपन हर चीज अपने पास होनी चाहिए और हमें हर चीज करना आना चाहिए। वही समीकरण लिखो, 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, ठीक है। अब आपको v और f के पद में चाहिए तो दोनों तरफ v से गुणा करना होगा, दोनों तरफ, है ना। तो दोनों तरफ v से गुणा कर दें, v अपॉन f, या v से गुणा करेंगे तो 1 प्लस v अपॉन यू। आप ध्यान रखना v अपॉन यू का मान आपको चाहिए, v अपॉन यू को इधर शिफ्ट करिए, माइनस v अपॉन यू, इसको उधर शिफ्ट कर दीजिए, माइनस v अपॉन f। एलसीएम ले लीजिए तो f माइनस v अपॉन f, माइनस v अपॉन यू का मान आप इसमें रख दें, आगे आवर्धन एक से, है ना। इसी को m कहते हैं दर्पण के लिए, m बराबर f माइनस v अपॉन f। तो सब m तीनों के पदों में आ चुका, v और u के पदों में, f और u के पदों में, f और v के पदों में। तो ये m कंप्लीट हो चुका, ठीक है। m के बहुत सारे मायने हैं, मतलब m समझने वाली चीज है। इस समीकरण से ज्यादा ये दर्पण सूत्र है, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है न्यूमेरिकल में m। कैसे साहब, देखो यहां पे समझना आप, यदि m ग्रेटर देन 1, m 1 से बड़ा है तो समझ जाइए प्रतिबिंब बड़ा है बिंब से, ठीक है साहब। यदि m लेस देन 1 है, आवर्धन 1 से छोटा है, तो अब आप समझ जाइए कि प्रतिबिंब बिंब से छोटा होगा, हर चीज, है ना। m की इंफॉर्मेशन का कोई जवाब नहीं है, न्यूमेरिकल में m की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है हमें, है ना। तो सब अगर m बड़ा है, यानी रेखीय आवर्धन का मान 1 से ज्यादा है, तो आप समझ जाना प्रतिबिंब बिंब की तुलना में बड़ा बनेगा। और यदि m 1 से छोटा है तो आप समझ जाना प्रतिबिंब बिंब से छोटा बनेगा, है ना। यदि m बराबर 1 तो समझ जाना प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर है। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने समतल दर्पण में, जब आपको समतल दर्पण को पदों में पढ़ा रहा था मैं, तो समतल दर्पण में पहला पद लिखा था मैंने पार्श्व परिवर्तन, और उस पार्श्व परिवर्तन में मैंने लिखा था कि समतल दर्पण के अंदर
निर्मित प्रतिबिंब का आकार दर्पण के सामने स्थित बिंब के आकार के बराबर होता है, यानी समतल दर्पण की आवर्धन m बराबर 1 होती है। उस समय आवर्धन पढ़ाया नहीं था मैंने, तो उस समय तो इतना समझाने का मेरे पास मार्जिन था नहीं, लेकिन अब आप समझ जाओ कि m अगर 1 के बराबर है तो इसका मतलब प्रतिबिंब और बिंब दोनों की साइज इक्वल है, दोनों साइज में बराबर है। तो m एक तो ये इंफॉर्मेशन देता है ना। अब m के द्वारा दूसरी इंफॉर्मेशन है ना, यदि m ऋणात्मक है, m ऋणात्मक है तो समझ जाना प्रतिबिंब बिंब के सापेक्ष उल्टा है ना। तो सब प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा, और उल्टा होगा तो फिर कौन सा होगा, प्रतिबिंब। उल्टे प्रतिबिंब सदैव वास्तविक होते हैं। तो सब अगर m नेगेटिव है, m ऋणात्मक आ रहा है, तो प्रतिबिंब बिंब की तुलना में उल्टा है, इनवर्ट है ना। और उल्टे प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब की प्रकृति भी समझ में आ जाएगी, उल्टा मतलब वास्तविक। और लास्ट, यदि m धनात्मक है, एक मिनट, m अगर पॉजिटिव है, m पॉजिटिव है तो आप समझ जाइएगा कि प्रतिबिंब सीधा है ना। और सीधा प्रतिबिंब सदैव क्या होते हैं, आभासी होते हैं। तो मेरा ख्याल है अब आप समझ गए होंगे कि m की इंफॉर्मेशन यूवीएफ के संबंध की इंफॉर्मेशन से बहुत ज्यादा होती है ना। ये आपके सामने दिख रहा है साहब, क्लियर। तो सब ये m बचा हुआ टॉपिक आ गया आपके सामने। अब m के आपको विस्तार में समझा भी दिया है ना। m अन्य पदों में भी आ गया, uv के पदों में भी आ गया, v और f के पदों में आ गया, और u और f के पदों में भी आ गया। अब अपने पास जो बचता है उसमें एक तो बचता है बिंब के सापेक्ष प्रतिबिंब की स्थितियां, है ना। हालांकि बच्चों को याद होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको उसको समझा दूंगा, है ना। आप चित्र बना के भी वो चीज समझ सकते हैं। तो प्रतिबिंब की स्थितियां बिंब के सापेक्ष, एक तो वो बचता है। एक दर्पण के उपयोग बचता है कि दर्पण के हम क्या क्या उपयोग करेंगे या क्या क्या उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब अपन टाइम मार्जिन देखकर टॉपिक लेंगे, है ना। टाइम मार्जिन देखकर टॉपिक लेंगे। तो इससे पहले अब फिर वही टाइम का लफड़ा फंस गया। कोशिश करता हूं मैं कंजस्टेड करने की, लेकिन 10 मिनट में अपने पास 30-50 मिनट करीब हो गए होंगे, तो अपने पास मार्जिन नहीं बचेगा इसमें, है ना। मार्जिन नहीं बचेगा, पर टॉपिक तो क्रम में ही चला है। बार बार आगे पीछे लेना तो फिर अपने लिए बेहतर नहीं होगा, वो फिर अपने लिए दिक्कत वाली बात हो जाएगी, है ना। तो अब अपने को प्रतिबिंब की स्थितियां लेनी है बिंब के सापेक्ष। 10 मिनट निकलते हैं अपने पास, 10 मिनट में अपन कोशिश करेंगे। तो 10 मिनट में कोशिश करने पर वो सिचुएशन बैठेगी नहीं जो अपन चाहते हैं। तो इसलिए अपने को ये एपिसोड इसको यहीं एंड करना पड़ेगा, है ना। छोटा रह गया थोड़ा, क्योंकि फिर वो टॉपिक ले लेंगे, फिर जल्दबाजी हो जाएगी। तो इसको बजाय इसके अब कुछ करने के, इस टॉपिक या इस लेक्चर को अपन यहीं एंड कर देते हैं ना। तो बस आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।